अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो एसडीओ पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपका फेज़ 1 कंडक्ट होना है सबसे पहले, और फेज़ 1 में 2 एग्जाम्स होंगे, एक जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा पेपर आपका लॉ का होगा। तो लॉ को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो लॉ के पेपर में इंक्लूडेड होंगे उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज उस पेपर में गलत ना हो सके और ओवरऑल आपका स्कोर जो है वो बूस्ट हो सके। अब तक हम 9 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जो पीरा एक्ट 2024 से रिलेट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इस वक्त प्लेलिस्ट का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज हमने पढ़ना है सेक्शन 48 को और चैप्टर 12 को। 11 चैप्टर्स इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 12 है हमारा, जिसमें कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी को हम पढ़ने वाले हैं। कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी में सबसे पहले हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू असर्टेन फैक्ट्स एन इंक्वायरी में बी कंडक्टेड एज प्रोवाइडेड बिलो। इनिशिएटिंग अथॉरिटी, अब सबसे पहले बात की जा रही है कि फैक्ट्स का पता लगाने के लिए कोई भी इंक्वायरी की जा सकती है और उसका तरीकाकार नीचे बताया गया है। सबसे पहले इनिशिएटिंग अथॉरिटी यानी कि आगाज करने वाली अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है। द अथॉरिटी, बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर एज द केस मे बी अपॉन ऑन मोशन, अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्लेनेंट, अ विसल ब्लोअर, डिस्क्लोजर और ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉ में इनिशिएट एन इंक्वायरी। तो सिंपल बताया जा रहा है कि एसडीओ, हियरिंग ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अथॉरिटी या तो खुद या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से रेफरेंस के बाद, या कंप्लेनेंट की तरफ से कंप्लेन के बाद, या फिर विसल ब्लोअर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो उसके बाद वो इंक्वायरी का आगाज जो है वो कर सकते हैं। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इंक्वायरी जो है वो कौन इनिशिएट कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हियरिंग ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद अथॉरिटी, देन एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये तमाम लोग जो है वो इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर, अब इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है कि अपॉन इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी द इनिशिएटिंग अथॉरिटी may conduct inquiry itself or appoint an inquiry officer subordinate to it and senior to the person under inquiry to conduct such inquiry। अब यहाँ सिंपल ये बात की जा रही है कि जब भी इंक्वायरी को इनिशिएट किया जाएगा तो वो अथॉरिटी जिसने इंक्वायरी को इनिशिएट किया है या तो वो खुद इंक्वायरी कर सकती है या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है कि वो इंक्वायरी को कंडक्ट करे, बशर्त ये कि जिस पर्सन को इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है वो उससे सीनियर होना चाहिए जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जो अथॉरिटी है वो खुद इंक्वायरी को स्टार्ट करती है और अथॉरिटी इंक्वायरी को स्टार्ट करने के बाद असाइन कर देती है वो इंक्वायरी एसडीओ को, क्योंकि इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अगेंस्ट। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अगेंस्ट जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट कर दिया किसने, कंडक्ट करना एसडीओ ने, और अपॉइंट उसको किसने किया इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, अथॉरिटी ने। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजर टू कंडक्ट इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के प्रोसीजर के हवाले से बात की जा रही है। द इंक्वायरी ऑफिसर में inspect the site, peruse the record, get the statements recorded and take such other measures to ascertain the facts, occurrences, omissions and scenarios। तो क्या चीज़ें वहाँ पर वाक़ हुई हैं, इस कोई भी इंक्वायरी जो कंडक्ट हुई है उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उस वाक़े के कौन सी कोताहियाँ जो है वो बरती गई हैं और हालात व वाक़ियात क्या थे, इन सब का तयन करने के लिए जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो उस जगह का विजिट कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, वहाँ पर मौजूद रिकॉर्ड का बगौर मुताला कर सकता है और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरीकाकार से इंक्वायरी कंडक्ट होगी। उसके बाद द इंक्वायरी ऑफिसर शैल फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अच्छा, जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके पास जब वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा तो उसके पास सिविल कोड की पावर्स होंगी, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ज़ाब्ता दीवानी 1908 के अंदर जो है जो पावर्स एक सिविल कोड को दी गई हैं उसके पास वो पावर्स होंगी जब वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा होगा। अब किस मामले में उसके पास ये पावर्स होंगी, इन रिलेशन टू द समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, receiving evidence on affidavit and issuing commission for the examination of witness। तो उसके पास ये जो सिविल कोड की पावर्स होंगी ये होगी कि किसी को समन करने के लिए जब वो समन किसी को करना चाहता है तो वो सिविल कोड की पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। वो किसी भी पर्सन की हाजिरी को यकीनी बनाना चाहता है तो वो सिविल कोड की पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर दी गई हैं। उसके बाद किसी भी इंसान की जो है किसी भी इंसान से ओथ कंडक्ट करना चाहता है, उससे हल्फ लेना चाहता है, उसके बाद जो है किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को वो कंपेल करना चाहता है कि कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रोड्यूस किया जाए, ये तमाम चीज़ें करने के लिए जो है उसके पास जो पावर्स हैं वो एक सिविल कोड की हैं और वो पावर सिविल कोड की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताई गई हैं। उसके बाद फेट ऑफ द इंक्वायरी फाइंडिंग, अब इंक्वायरी जो है उसकी जो फाइंडिंग्स आई
है उनके साथ क्या करेगा वो पर्सन जो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा होगा। इफ द एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड इन द इंक्वायरी, द इनिशिएटिंग ऑफिसर द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फाइल द इंक्वायरी। अब फॉर एग्जांपल जो एलिगेशंस किसी स्पेसिफिक इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले लगाई गई थी और वो प्रूव नहीं होती, तो फिर जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है वो स्पेसिफिक उस फाइल को जो है वो क्लोज कर देंगी, उस फाइल को दाखिल दफ्तर करना बोला जाता है अदालती जुबान में। उसके बाद इफ द एलिगेशंस आर प्रूव्ड, द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल रेफर द मैटर टू सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर विद रिकमेंडेशन फॉर फर्दर प्रोसीडिंग टू इम्पोज द प्रपोज्ड पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट एंड द शेड्यूल लॉज। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जो वो इंक्वायरी कंडक्ट की गई है किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के खिलाफ और वो एलिगेशन जो है वो प्रूव हो जाता है, तो फिर जिस अथॉरिटी ने इंक्वायरी को इनिशिएट करवाया है वो डायरेक्ट करेगा सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर SDO को कि वो क्या करे कि इस कानून के ताबे जो भी पेनल्टी बनती है वो उस पर्सन के अगेंस्ट इंपोज कर दे। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि द इनिशिएटिंग अथॉरिटी इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द इंक्वायरी फाइंडिंग्स में ऑर्डर अ डी नोवो इंक्वायरी थ्रू एनी अदर इंक्वायरी ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल जिस अथॉरिटी ने इंक्वायरी को इनिशिएट करवाया है और वो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स के साथ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो डी नोवो इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती हैं, डी नोवो के एक फ्रेश इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती हैं किसी और इंक्वायरी ऑफिसर से। उसके बाद टाइम फॉर द इंक्वायरी प्रोसीडिंग, इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो है वो कितने वक्त के अंदर जो है वो कंप्लीट करनी है। द इनिशिएटिंग अथॉरिटी शैल फिक्स अ टाइम पीरियड विद इन विच द इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड। अब जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है जिसने इंक्वायरी को इनिशिएट किया है और किसी स्पेसिफिक ऑफिसर को एज अ इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड उस इंक्वायरी ऑफिसर को दे सकते हैं जिसके अंदर उसने उस इंक्वायरी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस कहते हैं किसी भी चीज का नोटिस लेना। तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस जो जराइम हैं उनका नोटिस लेने के बारे में सेक्शन 49 के अंदर बात की जा रही है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। तमाम के तमाम जराइम ऑफेंसेस जो इस कानून के अंदर मेंशन किए गए हैं वो क्या होंगे जी? कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल से मुराद है कि ऐसे जराइम जिनके लिए पुलिस बगैर किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल का मतलब ये है कि उसमें जब आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप बेल एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। अब इस प्रोविजन से रिलेटेड आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो इस कानून के अंदर मेंशन किए गए हैं क्या वो बेलेबल हैं या वो नॉन बेलेबल हैं? तो आपने जो है इस चीज़ को याद रखना है कि वो नॉन बेलेबल हैं प्लस वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। कॉग्निजेबल से मुराद जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुलिस अगर अरेस्ट करना चाहे तो वो बगैर किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर में कंडक्ट एन इंक्वायरी हिमसेल्फ और थ्रू एन इंक्वायरी ऑफिसर एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। तो सब डिविजनल ऑफिसर SDO चाहे तो इंक्वायरी खुद कंडक्ट कर सकता है या फिर किसी ऑफिसर को असाइन कर सकता है और उसको इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद SDO क्या कर सकता है कि कन्वर्ट द फाइंडिंग्स ऑफ एन इंक्वायरी हेल्ड अंडर द एक्ट इनटू एन FIR और द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इनिशिएटिंग अथॉरिटी। तो SDO क्या करेगा कि जो भी इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक FIR को रजिस्टर कर सकता है और इसको रजिस्टर करने के लिए वो जो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो इसको रजिस्टर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रजिस्टर एन FIR ऑन द कंप्लेंट और रिपोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की रिपोर्ट पर या कंप्लेंट पर भी SDO जो है वो FIR को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर एन FIR डायरेक्टली इफ द सर्कमस्टांसेस आर सो ग्लेरिंग एंड कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज एविडेंट। तो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है और उसका जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है वो इतना क्लियर है, इतना वाज़ेह है, इतना एविडेंट है कि वो बगैर किसी जो है इसके कंप्लेन के रिपोर्ट के वो अगर चाहे तो डायरेक्टली सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है वो SDO FIR कर सकते हैं। ये उसकी पावर्स के बारे में हमें बताया जा रहा है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड हियरिंग ऑफिसर शैल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज फाइन एंड टेक सच अदर एक्शन अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और हियरिंग ऑफिसर के पास ये पावर्स हैं कि वो पेनल्टी और फाइन जो है वो इंपोज कर सकता है और इसके अलावा भी कोई अगर एक्शन उनको लेना है तो वो ले सकते हैं इस कानून के ताबे और इस कानून के जो ताबे स्केड्यूल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद एन ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय अ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड। अब कोड से मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है जो इसकी डेफिनेशन क्लॉज में आपको बताया गया है। तो यहाँ सिंपल ये बात की जा रही है कि वो तमाम के तमाम ऑफेंसेस जो इस कानून के ताबे हैं, जब फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका ट्रायल अब कंडक्ट होगा, तो ट्रायल जो है सिर्फ वही जज कंडक्ट करेगा जो 14A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अपॉइंटेड है। 14A में स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड होता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 14A को भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 50 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन से मुराद है कि दायरा इख्तियार पर जो है वो रोक लगाई जा रही है कि नो कोर्ट अदर देन द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू। तो किसी भी अदालत के पास ये दायरा इख्तियार नहीं है मां सिवाय कोर्ट। ये वो वाला कोर्ट है जो सेक्शन 2I में मेंशन किया गया। तो सेक्शन 2I को जाके पढ़ें कि वहाँ कोर्ट से क्या मुराद है। तो वो कोर्ट जो डेफिनेशन क्लॉज में बताया गया है उस कोर्ट के अलावा किसी भी अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो क्या कर सके, ये वाले एक्शंस परफॉर्म कर सके। सबसे पहले कि कोई भी अदालत मां सिवाय इस अदालत के जो सेक्शन 2I में मेंशन है सवाल नहीं कर सकती,
किसी भी एक्शन की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग जो कि लिया गया है इस कानून के ताबे किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटी की तरफ से, उसके बाद कोई भी अदालत मां सिवाय इस अदालत के क्या नहीं कर सकती, इंटरटेन नहीं कर सकती किसी भी एप्लीकेशन को, या कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकती, आगाज नहीं कर सकती किसी भी प्रोसीडिंग का, या वो स्टे ग्रांट नहीं कर सकती, किसी भी मैटर पर स्टे ग्रांट नहीं कर सकती, या अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो इंटरम ऑर्डर पास नहीं कर सकती। कहने का मकसद इन ब्रीफ ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो कोर्ट जो 2I में मेंशन किया गया है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ के बताना है, इस अदालत के अलावा किसी भी अदालत के पास ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस लॉ से रिलेटेड जो कनेक्टेड मैटर्स हैं उनके हवाले से कोई भी एक्शन परफॉर्म करे। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आप SDEO पीरा को प्रिपेयर कर रहे हैं और लॉ के सेक्शन की तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, तो आप लर्न अप पाकिस्तान की जो SDEO पीरा लॉ की गाइड बुक है उस पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब आप करीब 3 स्टोर से भी ले सकते हैं। याद रहे कि जब स्टोर से खरीदें तो ये पिक्चर उनको जरूर दिखाएं और लर्न अप पाकिस्तान के लोगों को देख लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, कोशिश की है, रिसर्च की है कि उन क्वेश्चंस की रेलेवेंस आपकी एग्जाम के साथ रहे ताकि कम वक्त में बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकें और 100 में से आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो अचीव कर सकें। इसके अलावा अगर आप इसको घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ्री होम डिलीवरी के साथ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है, हमारी टीम आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद सेक्शन 51 रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करते हैं कि एनी ऑफेंडर और अ कंप्लेनेंट एग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑर्डर और एनी पेनल्टी imposed by the enforcement officer may submit representation before hearing officer in such manner as may be prescribed। तो कोई भी पर्सन अगर एग्रीव्ड है, उसको लगता है कि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है किसी भी ऑर्डर की वजह से, किसी भी पेनल्टी की वजह से जो कि इंपोज की गई है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से, तो वो हियरिंग ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 52 में अपील्स के हवाले से बात की गई है कि एन ऑफेंडर हु इज एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर ऑन रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय हिम मे विद इन 30 days of such decision prefer an appeal to the commissioner of the concerned division। 30 डेज वाली बात आपने याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल एनफोर्समेंट ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया, एक पर्सन उससे एग्रीव्ड था, वो हियरिंग ऑफिसर के पास चला गया और रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी। अब रिप्रेजेंटेशन के डिसीजन आने के बाद भी उस पर्सन को लगता है कि उसका राइट इन्फ्रिंज ही है, तो फिर वो कंसर्न डिवीजन के कमिश्नर के पास जाएगा, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, और एक अपील फाइल करेगा। उसके बाद एन अपील प्रेफर्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कमिश्नर विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। तो ये जो अपील फाइल की जाएगी कमिश्नर के पास, ये 45 दिनों के अंदर उसने डिसाइड करनी होगी, इसका फाइनल डिसीजन लेना होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर मे विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फाइल सेकंड अपील बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट शैल डिसाइड अपील विद इन 90 डेज। तो कोई भी पर्सन अगर कमिश्नर के पास जाता है और कमिश्नर के पास फाइल की गई अपील के डिसीजन आने के बाद भी उसको लगता है कि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो फिर वो कहां पर जाएगा, फिर वो जाएगा कोर्ट के पास। अब ये कोर्ट कौन सा है, जो सेक्शन 2I के अंदर डिस्कस किया गया, तो उस कोर्ट में जाके वो अपील फाइल करेगा और ये अपील उसने 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होगी। जब उसके पास डिसीजन आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होगी और उस कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर इस जो है वो अपील का डिसीजन जो है वो देना है। सेक्शन 53 में आप देख रहे हैं रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। कोई भी आपकी जो है वो राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो उसका रिड्रेसल, उसका अजाला जो है वो किया जा रहा है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द alleged misuse of authority by an officer or employee may in addition to any other remedy provided in the act file a complaint against such officer or employee before grievance redressal commissioner or if no officer is appointed so before the chairperson of the board। for example एक पर्सन जो है वो एग्रीव्ड है, उसको लगता है कि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द अथॉरिटी के मिसयूज अथॉरिटी करने की वजह से, तो कोई भी इस एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड रेमेडी को छोड़ के अगर वो चाहे तो डायरेक्टली ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर के पास जा सकता है, GRC के पास जा सकता है। और इन केस कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिश्नर वहां पर मौजूद नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है, तो डायरेक्टली वो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड के पास उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट आ सकता है कि इसने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया है। अच्छा, चैप्टर 12 से हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 13 पे हमने खत्म किया है। चैप्टर 13 बेसिकली सेक्शन 49 से स्टार्ट हुआ है, 53 पे आके एंड हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप चाहते हैं कि आप SDEO पीरा की प्रिपरेशन के हवाले से अपडेटेड रहें तो सबसे पहले लर्न अप पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो आपको फौरन उसके हवाले से अपडेट कर दिया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज के पेपर को भी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए और पेंडिंग जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको एक जो है वो स्पीडी प्रोसेस के थ्रू आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा आपने कम्युनिटी को लाजमी
लाजमी ज्वाइन करना है। अगर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। उस कम्युनिटी में ऐड होने का फायदा यह है कि आपको एसडीओ पीरा के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, साथ साथ आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको मटेरियल भी मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपकी तैयारी में कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है तो मेरी पूरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।